नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी का आपके अपने अलंकार ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आइए हम सभी हिंदी के बारे में पढ़ रहे थे, हिंदी वर्णमाला के बारे में जान रहे थे कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। आइए हम बात पहले जान चुके हैं कि स्वर हमारे 11 होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। अब उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए बात कर रहे हैं कि जो है हमने 11 स्वरों के बारे में पढ़ा, 33 व्यंजनों के बारे में जाना। इसके पश्चात हमें जानना है ये दो आखिर में क्या है, जो हमने संख्या आपको बताई थी। तो ये दो हमारे जो हैं वो अयोगवाह होते हैं प्रिय साथियों। अयोगवाह। अयोगवाह इन्हें क्यों कहते हैं, ठीक है। पहली बात तो यही सामने आ रही है। और अयोगवाह वर्ण हैं दो, वो भी कौन कौन से हैं, वो अंग और आहा, ये दो वर्ण हमारे अयोगवाह कहलाते हैं, ठीक है। इसको हम अनुस्वार कहते हैं, अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार। और इसे हम विसर्ग कहते हैं, ठीक है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो आपके अयोगवाह है वो अंग है, अनुस्वार, ठीक है। ये जो आपका है, जो बिंदी लगी हुई है, हम अभी आगे बिंदी पर बात करेंगे कि आखिर अलग अलग वर्ण, मतलब कोई भी वर्ण है तो उसमें अलग अलग जगह जो बिंदी लग जा रही है उसमें क्या है, उसका क्या अर्थ होता है। लेकिन अभी यहाँ पर हम अनुस्वार के बारे में जान रहे हैं। ये अयोगवाह इसलिए कहे जाते हैं प्रिय साथियों, क्योंकि यहाँ पर इनको ना स्वरों में गिना जाता है और ना व्यंजनों में इनको रखा जाता है, ठीक है। अयोगवाह ऐसे वर्ण हैं जो न स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं, इसलिए हम इन्हें अयोगवाह कहते हैं, ठीक है प्रिय साथियों। अब इसमें अयोगवाह दो वर्ण हैं, अनुस्वार और विसर्ग। इनको हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। दूसरे नंबर पर हम जानेंगे कि आखिर ये दो संख्या क्या थी, जो हमने पिछली कक्षा में विस्तार से बात किया था। तो ये दो संख्या उत्क्षिप्त वर्ण थे, ठीक है। कैसे वर्ण थे? उत्क्षिप्त, ठीक है प्रिय साथियों। उत्क्षिप्त वर्ण कौन कौन से थे? उत्क्षिप्त वर्ण थे और ये, क्या हम इनको उत्क्षिप्त कहेंगे? ये तो हम आपको इसमें व्यंजन में पढ़ चुके हैं। व्यंजन में, व्यंजन के जो वर्गीय व्यंजन हैं उनमें तो हमने इनको पढ़ चुके हैं, टाठा डाढ़ा आड़ा, ठीक है। इनको उत्क्षिप्त जब इनके नीचे ये बिंदी लग जा रही है, जैसे यहाँ पर ऊपर बिंदी लग गई किसी वर्ण के और यहाँ पर नीचे बिंदी लग गई, इसी को हम उत्क्षिप्त वर्ण बोलते हैं। और फिर इनको डा ना पढ़ करके, ढा ना पढ़ करके हम अड़ा और अढ़ा पढ़ते हैं प्रिय साथियों। अब जो चार हमारे वर्ण हैं, जो हमारे चार वर्ण हैं, इतना आप सभी को स्पष्ट समझ में आया होगा प्रिय साथियों। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो अयोगवाह हो गए, उत्क्षिप्त हो गए, जो चार हमारे पास बच रहे हैं वो आखिर में क्या है प्रिय साथियों, ठीक है। जो चार बच गए, जो चार बचे, ये क्या है आखिर में, आइए उनको भी अच्छे से समझते हैं। ये चार हमारे संयुक्त वर्ण कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन। कौन, कैसे व्यंजन? हाँ, संयुक्त व्यंजन, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। कौन से? छ, त्र और ज्ञ, ठीक है। छ, त्र, ज्ञ, ये हमारे चार संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। स्रा, ये स्रा जो है आपका संयुक्त व्यंजन कहलाता है प्रिय साथियों। अब इन्हें हम संयुक्त व्यंजन क्यों कहते हैं? ये दो वर्णों के योग से बने हैं, इसलिए हम इनको संयुक्त, ये दो वर्णों के संयोग से बने हैं वर्ण, छ, त्र, ज्ञ और स्रा, इसलिए हम इन्हें संयुक्त वर्ण की संज्ञा में रखते हैं, ठीक है प्रिय साथियों। छा कैसे बना, आइए जानते हैं, सीखते हैं कि छा क्या है। तो का और शा, कौन सा शा बताइए? मूर्धन्य शा। आई हम विस्तार से आगे तीनों सा के बारे में बहुत अच्छे से इसके अंतर को समझेंगे। और त्रा जो है वो ता और रा के संयोग से बना है। ज्ञा जो है, ज्ञा वर्ण हमारा जो है वो जा और या, ठीक है। ज्या
और या। स्रा, शा और रा। ठीक है प्रिय साथियों, जो हमारा संयुक्त व्यंजन है चार, वो का और सा के संयोग से बना है, का और मूर्धन्य सा के संयोग से बना है। जो त्रा हमारा वर्ण है वो ता और रा के संयोग से बना है। ज्ञा जो वर्ण है वो जा और या से। इसे हम ज्ञाना पढ़ करके जो हमारे वैयाकरण हैं, जो हमारे व्याकरण को जानते हैं, वो हमें इसे ज्ञाना कर करके ज्या कहते हैं, जो इसका बिल्कुल शुद्ध उच्चारण होता है प्रिय साथियों। अब स्रा जो होता है, ठीक है, उसको हम शा और रा के, इसमें हलंत रहेगा, तो सा और रा के संयोग से ये बनता है। हमने आपसे बात की प्रिय साथियों कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। 52 वर्ण जो होते हैं उन 52 वर्णों में 11 स्वर वर्ण होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं, 2 उत्क्षिप्त होते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। हमने आपके सामने 52 वर्णों को विस्तार से अच्छे से समझा है। संयुक्त वर्ण 4 होते हैं, ठीक है, जो हमारे दो वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से बने हैं, इसलिए हम उनको संयुक्त वर्ण कहते हैं। दो वर्णों के मेल से बने हुए जो वर्ण हैं वो हम संयुक्त वर्णों की, संयुक्त व्यंजनों की संज्ञा में रखते हैं उनको। आइए आगे हम पढ़ रहे हैं कि हमने जो भी पिछली कक्षा में बात की थी कि हम शुरुआत करेंगे वहाँ से बिंदु लगाने का तरीका। तो हाँ, आइए सीखते हैं कि बिंदु लगाने के तरीके क्या है। हमने ये बात आपसे की थी कि कहीं हम किसी वर्ण में बिंदु सिरोरेखा के ऊपर लगाते हैं, ये आपकी खड़ी पाई हो गई, ये आपकी सिरोरेखा हो गई। तो हम कभी सिरोरेखा के ऊपर लगाते हैं, कभी ठीक नीचे लगाते हैं बिंदु, ठीक है, और कभी इसके आगे लगाते हैं किसी वर्ण के और किसी वर्ण के पीछे लगाते हैं। आइए प्रिय साथियों, सीखते हैं हम सभी इसके बारे में कि बिंदु लगाने का सही तरीका क्या है और किस बिंदु को क्या कहेंगे। तो किसी वर्ण के पहले नंबर पे, किसी वर्ण के जब सिरोरेखा के ऊपर जो बिंदु लगाया जाता है, अभी हम तुरंत पहले बात करके आए हैं, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय साथियों? अनुस्वार कहते हैं। हाँ, इसका उदाहरण भी देख लीजिए। उदाहरण जैसे पंप, ठीक है, पंप लगा रहे हैं इस पे प्रिय साथियों। पंप पे जो बिंदी लगी हुई है, पंप पे जो बिंदी लगी हुई है वह क्या है? वह अनुस्वार है। और सबसे बड़ी बात है, यह पंचमाक्षर में लगाए जाते हैं। जो अनुस्वार होता है यह पंचमाक्षर में, जो हमारे वर्गीय व्यंजन हैं उनका जो पंचम वर्ण है, अंगा याणा ना मा, ठीक है, अंगा जैसे हमारे पंचम वर्ण में इस अनुस्वार को लगाया जाता है। क्षम्यताम, अनुस्वार यहाँ पे बिल्कुल सही था, ये अनुस्वार में नहीं लगते। अनुस्वार में पंप जो अनुस्वार है इसे हम सिरोरेखा के ऊपर लगा रहे हैं। और जब हम आगे बात करेंगे किसी वर्ण के, ये कोई वर्ण है आपका, और जब हम इसे आगे लगा देंगे तो इसे हम पंचमाक्षर में लगाते हैं। किसमें? पंचमाक्षर। किसमें लगाते हैं? पंचमाक्षर में प्रिय साथियों, ठीक है, ये बात हमें यहां करनी थी। और तीसरे नंबर पर हम जानेंगे किसी वर्ण के, किसी वर्ण के जब इधर हम लगा देते हैं तो उसे हम नुक्ता कहते हैं। यह हमारे अरबी फारसी के शब्दों में प्रयोग होता है नुक्ता, और इनका अर्थ परिवर्तन हो जाता है केवल एक बिंदु मात्र लगने से। प्रिय साथियों, मात्र एक बिंदु के लगने से पूरे अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, और वह किसी वर्ण के आरंभ में ही लगता है, उसे हम नुक्ता कहते हैं। ठीक है, किस में लगता है ये? अरबी फारसी के शब्दों में, अरबी और फारसी के शब्दों में, अरबी फारसी के शब्दों में।
शब्दों में प्रयोग, प्रयोग। ठीक है प्रिय साथियों, अरबी फारसी के शब्दों में इसका प्रयोग होता है और हम अब जानेंगे कि किसी भी वर्ण के बिल्कुल ठीक नीचे जब इसका प्रयोग होता है तो उसे हम उत्क्षिप्त कहते हैं। क्या कहते हैं प्रिय साथियों? उसे हम उत्क्षिप्त कहते हैं। अभी हम पढ़ के आए हैं, अड़ा और अड़ा जैसे वर्णों में पढ़ाई हो गया, ठीक है, लड़ाई हो गया, ऐसे शब्दों में इसको हम बिल्कुल इसका जो बिंदु है, उत्क्षिप्त बिंदु, इसे हम वर्ण के ठीक नीचे इसका प्रयोग करते हैं। प्रिय साथियों, हमने इन चारों के प्रयोग के बारे में जाना, किस वर्णों में इनका प्रयोग होता है, इन बिंदुओं का कहाँ पर लगने से हम इनको अनुस्वार कहेंगे, ये बिंदु कहाँ पर लगेगा, किसी वर्ण के आरंभ में लग जाएगा तो इसे हम नुक्ता कहेंगे, और जब यह बिंदु किसी वर्ण के आगे लगता है, किसी वर्ण के आगे लगेगा मतलब बाद में, जैसे यहाँ पर, ठीक है, उसे हम पंचमाक्षर में प्रयोग करेंगे, और जो ठीक नीचे लगेगा उसे हम उत्क्षिप्त, और ठीक ऊपर लगेगा शिरोरेखा के तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। प्रिय साथियों, इतनी बात आप सभी को स्पष्ट समझ आई होगी। अब हम स्वरों का वर्गीकरण पर बात करेंगे। हमने अभी तक वर्णमाला के बारे में जाना है, अब हम बात धीरे धीरे करेंगे आगे कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे होगा। तो सबसे पहले जो इनका हम इनमें जो वर्गीकरण कर रहे हैं वो है मात्रा के आधार पर। मात्रा, मात्रा कैसी मात्रा बताइए? मात्रा कैसी हो? मात्रा किसी वर्ण के उच्चारण में, किसी वर्ण के उच्चारण में हमें कम समय लगता है तो किसी में बिल्कुल कम से थोड़ा ज़्यादा, मतलब एक मात्रा से थोड़ा ज़्यादा, और किसी बात को जब हम कह रहे होंगे तो हो सकता है उस बात को हम खींच कर कह रहे हों। ठीक है प्रिय साथियों, बताइए। तो इनके जो, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो इनका उच्चारण है, तो पहले नंबर पर हम बात करेंगे कौन सा? लघु स्वर। क्या? लघु स्वर, या हम इनको क्या कहेंगे? एक मात्रिक, एक मात्रिक, ठीक है, एक मात्रिक स्वर। इनमें एक मात्रा का, इनमें ऐसे वर्ण को अभी हम बात करेंगे कौन कौन से वर्ण हैं, इनमें एक मात्रा का ही केवल समय लगता है। प्रिय साथियों, कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। छोटा आ, छोटी ई, ठीक है, री, जो हमारी ये चार वर्ण हैं, आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, ठीक है, ये जो वर्ण हैं ऐसे हमारे लघु स्वर एक मात्रिक वर्ण कहलाते हैं। इन्हें जब हम उच्चारण करके देखते हैं तो इनमें हम, अगर हम छोटा आ बोलना है तो अ, छोटी ई बोलना है तो ई, ऐसे वर्ण बिल्कुल कम समय, नाम मात्र का समय जब लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, तो उन्हें हम एक मात्रिक स्वर में रखते हैं। और जब इसमें हमें दो मात्रा का या दीर्घ स्वर जब हम कहेंगे, लघु स्वर हो गए, एक मात्रिक स्वर हो गए, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो दीर्घ स्वर है उसमें क्या है, इसमें क्या लगेगा? इसमें दो मात्रा का स्वर, लघु स्वर, इसमें दो मात्रा का समय, दो मात्रा का समय लगेगा। इन्हें हम द्विमात्रिक स्वर कहेंगे, दीर्घ स्वर कहेंगे पहले तो, ठीक है, दीर्घ स्वर या द्विमात्रिक स्वर, ठीक है, क्योंकि इसमें द्विमात्रिक स्वर रखे जाएंगे। द्विमात्रिक स्वर कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। द्विमात्रिक जो स्वर हैं वो 7 हैं। अब इनसे बचा छोटा आ से बड़ा, छोटी ई से जो बचा क्या? बड़ी, छोटा ऊ से बड़ा ऊ, और ए क्या बचा? ए, आए,
और कौन से हैं? ई, छोटा, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ और औ। जो ये हमारे पास 7 वर्ण हैं, ये हमारे द्विमात्रिक वर्ण में रखे जाएंगे। तो सारे स्वर तो आ गए, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि जब अब इसमें कुछ बचा ही नहीं तो हम त्रिमात्रिक स्वर किसे कहेंगे। तो किसी बात को जब हम कह रहे हैं तीसरे नंबर पर, जब हम बात कर रहे हैं किसी बात को, तो इसे हम पहले जानिए कि प्लुत स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर, एक मात्रिक स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर भी इसे क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। लघु मात्रिक स्वर को एक मात्रिक स्वर, ह्रस्व स्वर, ये 3 नामों से, छोटा स्वर, इन सभी अनेक नामों से जानते हैं, ठीक है। अब ये जो प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर, प्लुत स्वर क्या होगा? जैसे इसमें जब एक मात्रा से भी अधिक 2 मात्रा और 2 मात्रा से भी ज्यादा का समय लगे, मतलब एक मात्रा से तिगुना लगभग समय जब लग रहा है किसी वर्ण के उच्चारण में, उसे हम प्लुत स्वर की संज्ञा में रखेंगे। जैसे ओम, ठीक है। ओम जब हम बोल रहे हैं, ओम, ऐसे जब हम बोल रहे हैं तो इसमें काफी समय लग रहा है। जो ह्रस्व स्वर है इससे ज़्यादा समय लग रहा है, दीर्घ स्वर है इससे भी ज़्यादा समय लग रहा है। और एक बात में सरल भाषा में जब हम बात करें, कहें कि ह्रस्व स्वर से तिगुना समय जब लग रहा हो या उससे भी ज़्यादा समय लग रहा हो, उसे हम प्लुत स्वर की संज्ञा में रखेंगे प्रिय साथियों, ठीक है। अब हम जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के हैं, कौन कौन से भेद हैं, इसको हम निरंतर अगली कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का इतनी देर जुड़ने के लिए हार्दिक अभिनंदन और स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय साथियों। आइए लगातार हिंदी यहाँ पर पढ़िए। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। धन्यवाद प्रिय साथियों।